नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना ढेर सारा टैक्स। टैक्स सेविंग से लेकर टैक्स प्लानिंग में हम करते हैं आपकी मदद और टैक्स से जुड़े आपके तमाम कठिन से कठिन सवालों का सरल समाधान देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। और आज आपकी मदद करने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। नमस्ते बलवंत जी, स्वागत है आपका। बलवंत जी से हम करेंगे ढेर सारी बातें, आपके सवालों के जवाब भी उनसे हम हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा। HUF बनाना टैक्स सेविंग के नजरिए से कैसे होता है फायदेमंद? क्या NRI दे सकते हैं भारत में रह रहे अपने रिश्तेदारों को कर्ज? और क्या पर्सनल लोन पर मिल सकता है टैक्स बेनिफिट? तो ये सारी काम की बातें होंगी शो का हिस्सा, लेकिन शुरुआत करते हैं। बलवंत जी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF, इसे कैसे बनाया जा सकता है और इसे बनाने पर किस तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जरा HUF को समझाइए। देखिए प्रियंका, ऐसा है, मैं दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दूंगा। HUF एक अलग से टैक्स एंटिटी है इनकम टैक्स पर्पज के लिए। तो जैसे आप अपना खुद का रिटर्न भरते हैं, वैसे आपकी फैमिली की एक HUF की भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं, जिसमें जैसे जो 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन है वो मिल जाती है। इसके अलावा ETC की जो डिडक्शन है 1.5 लाख का, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके फैमिली मेंबर है, उनका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं HUF के नाम से। अगर घर खरीदा है तो आप जो उसको रीपेमेंट है होम लोन का। इसके अलावा ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल की जो बैंक FD है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि HUF PPF का अकाउंट नहीं खोल सकती, परंतु जो उसके मेंबर है उनके खाते में PPF अकाउंट में कंट्रीब्यूट करके जो ETC का डिडक्शन है वो ले सकती है। तो ये 2.5 लाख और ये 1.5 लाख, ये 4 लाख रुपए आप कम से कम बचा सकते हैं, मतलब उसके ऊपर टैक्स बचा सकते हैं। ये अगर इनकम आप अपना HUF में दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके खुद के जो मेडिक्लेम का डिडक्शन है वो लिमिट से अगर बाहर जा रहा है, तो कुछ फैमिली मेंबर्स का जो मेडिक्लेम है वो आप HUF की जो फाइल है उस अकाउंट में से भी पेमेंट कर सकते हैं। जहां तक आपके पहले प्रश्न का सवाल है, HUF बनाई नहीं जा सकती। HUF इज अ लॉ, क्रिएशन ऑफ लॉ, वो अपने आप बनती है। जैसे अगर आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो जैसे ही आपकी शादी हो जाती है आपकी HUF एग्जिस्टेंस में आ जाती है। और अगर आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है तो जैसे ही आपके घर में ये लड़का या लड़की जैसे पैदा हो जाते हैं तभी आपकी HUF एग्जिस्टेंस में आ जाती है। HUF हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख, ये 4 जो रिलीजन फॉलो करने वाले हैं वो बना सकते हैं, परंतु जैसे मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है और पारसी है वो अपनी HUF नहीं बना सकते। जहां तक प्रश्न कौन मेंबर हो सकता है, जितने भी लोग जो उस फैमिली में पैदा हुए हैं, जो दादा परदादा और आपके पोते पड़पोते, जो 7 पीढ़ियां एक साथ है, उनके जो मेंबर है। इसके अलावा जो बाहर से जो शादी करके आपकी फैमिली में आता है वो आपके HUF के मेंबर बनते हैं। परंतु HUF में मेंबर और एक को पार्टनर का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो लोग वहां जन्म लेते हैं वो को पार्टनर है, उनको हक है कि HUF की प्रॉपर्टी का पार्टीशन मांगे। पर जो जैसे बहू है, माँ है, बीवी है आपकी, वो मेंबर बन जाते हैं, परंतु उनको पार्टीशन मांगने का हक नहीं है। पर जब भी पार्टीशन होगा तो वो अपना हिस्सा उसमें ले सकते हैं। तो HUF बनाइए और टैक्स छूट का फायदा उठाइए, और जो नियम कानून जिसके बारे में बता रहे थे बलवंत, इनका ख्याल जरूर रखिएगा। और अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। नागपुर से सुनील हमबाडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुनील जी, बताइए क्या समस्या आ रही है टैक्स को लेकर के? नमस्ते बलवंत जैन जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे सवालों में 2 पहलू हैं मेरे सवाल के। पहला ये पहलू है कि अगर मैं जो प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, उस पर जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, अगर उसको मैं इंडेक्सेशन करता हूं तो उसका जो टैक्स मुझे देना है वो मैं कब तक दूं, उसको कब तक भर सकते हैं? उसको एंड मार्च तक है या उसके बाद जो रिटर्न फाइल करते हैं तब तक की तारीख होती है? और नंबर 2, कौन सा अच्छा है, या मैं इंडेक्सेशन करके टैक्स भरूं या उसका मैं RTC बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं? उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट करके 3 साल तक लॉक इन पीरियड रखूं उसका, और उसके बाद उसे विड्रॉ करूं। तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, इसके बारे में मुझे पूछना है आपसे। देखिए सुनील जी, ऐसा है, जहां तक जो टैक्स आपका कैपिटल गेन पे है, अगर आपका ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म जो भी है, तो ये आपको टैक्स, जो एडवांस टैक्स की पेमेंट की जो नियत तारीखें हैं, जैसे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक 15%, फिर 30%, 30% और 25% भरना है। क्योंकि आप
आपने मई में आपकी प्रॉपर्टी बेची है और अगर अभी तक आपने नहीं एडवांस टैक्स भरा है तो 15 दिसंबर तक आप 75% जो है वो एडवांस टैक्स आप भर दीजिए और बाकी का 25% है वो आप 15 मार्च तक भर सकते हैं। परंतु अगर आप एडवांस टैक्स बिल्कुल ही नहीं भर पाए तो आप जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो उसके साथ भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पर ये टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, परंतु फिर आपको जो एडवांस टैक्स आपने पेमेंट नहीं किया है उसके लिए आपको ब्याज भरना पड़ेगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि आपको जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो ये जो 54 EC के जो बॉन्ड्स हैं उसमें आपको इंडेक्स करने के बाद में जो कैपिटल गेन आता है वो इन्वेस्ट करना है और उसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है और चूंकि आपका टैक्स जो है वो 20% आता है, तो अगर आप 3 साल का लॉक इन पीरियड गिने तो आपको एवरेज 7% का तो टैक्स की वजह से ही सेविंग हो जाएगा और उसके ऊपर ब्याज भी आपको 6% आता है, तो ये 13% का आपका फायदा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास और कोई दूसरा एवेन्यू है जिसमें आप टैक्स भरने के बाद में 80% इन्वेस्ट करें और फिर 13% के हिसाब से आप उस पर कमा पाए। तो मेरा सुझाव रहेगा, अगर आपके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप REC या NHAI के जो बॉन्ड है वो खरीद लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और फिर जब 3 साल बाद में जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो पैसा निकाल लीजिए और फिर आप जो यूज के लिए करना चाहे वहां पे वो पैसा यूज कर सकते हैं। अगला सवाल ज्ञानेश्वर प्रताप का, जिन्होंने मार्च 2014 में 10 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा था लेकिन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में से दिखाया नहीं था। ज्ञानेश्वर जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपना रिटर्न दोबारा फाइल करना होगा और क्या कोई टैक्स भी इन्हें चुकाना होगा क्या? बलवंत जी देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जो ज्ञानेश्वर जी का प्रश्न है वो जो अभी रिक्वायरमेंट आया है कि अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा की इनकम है तो आपको जो कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये 2016 के लिए और 2015 के लिए वो जो लिमिट है वो 25 लाख की थी। तो अगर आपकी इनकम इन सालों में 25 लाख या 50 लाख से अगर ज्यादा हुई है और अगर आपने ये अपना जो प्लॉट खरीदा है वो अगर नहीं दिखाया है तो वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि जो आपने प्लॉट जो खरीदा है वो आपकी जो इनकम बताई गई है, आपने इनकम टैक्स के रिटर्न में बताई है, वाइट पैसे में से ही इन्वेस्ट किया होगा और ये जो बताने के लिए आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। परंतु अगर आपकी इनकम ये 50 लाख या 25 लाख से ज्यादा नहीं है तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है तो आपके इनकम टैक्स के रिटर्न में डिस्क्लोज करनी पड़े। देख लीजिए, अगर आपकी इनकम 50 लाख या 25 लाख से अगर ज्यादा रही है तो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न रिवाइज कर दीजिए और ये जो असेट और लाइबिलिटी वगैरह अगर उसके ऊपर कोई लोन वगैरह लिया है तो वो भी आप डिस्क्लोज कर दीजिएगा। और अब दूर करते हैं बंगलुरु के विक्टर डिसूजा की समस्या। इनकी बेटी अमेरिका में 2013 से पढ़ रही है लेकिन उनका सेविंग्स बैंक अकाउंट भारत में है। विक्टर अपनी बेटी के सेविंग्स अकाउंट में अपनी आय का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करना चाहते हैं, साथ ही अपनी बेटी के नाम पर कुछ निवेश भी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं विक्टर जी कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उनकी टैक्स लायबिलिटी तो कम हो ही, बेटी को भी कोई टैक्स ना देना पड़े। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि मेरे को लग रहा है डिसोजा जी अपनी इनकम में से कुछ पैसा इनकी डॉटर के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो पहला तो ये कि अगर ये सोच रहे हैं कि अब मेरी कुछ इनकम मैं डॉटर के अकाउंट में डाल दूंगा और वो इनकम डॉटर के लिए टैक्सेबल होगी, वो नहीं हो सकता। इनकी इनकम इनके हाथ में ही टैक्सेबल होगी और जो पैसा सेविंग अकाउंट में डॉटर के आप डाल रहे हैं और उस पैसे के को इन्वेस्ट अगर कहीं पे कर रहे हैं तो उस पर जो इनकम आएगी वो आपकी डॉटर की इनकम में गिनी जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन है, 1.5 लाख का आपका ATC का बेनिफिट है, तो 4 लाख रुपए तक की आप इनकम आपके डॉटर के अकाउंट में बता सकते हैं और उस पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और ATC का जो बेनिफिट है वो सब आइटम में ले सकते हैं, परंतु PPF अकाउंट है वो जो NRI है वो एक बार अगर NRI होगा तो नहीं खोल सकते। अगर अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो मैच्योरिटी तक वो अकाउंट में रखा जा सकता है। और जहां तक प्रश्न है कि ये जो पैसा अपने अकाउंट से डॉटर के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी का है, तो चूंकि वो आपकी डॉटर है और वो क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है, तो जो सेक्शन 56(2) है इनकम टैक्स का, उसके हिसाब से अगर क्लोज रिलेटिव को आपको कोई भी गिफ्ट देते हैं तो वो बिना टैक्सेबल होगी, यानी वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी। और चूंकि ये आपकी क्लबिंग प्रोविजन के भी बाहर है, मतलब डॉटर को आप अगर मेजर डॉटर है उसको गिफ्ट देते हैं तो क्लबिंग के प्रोविजन भी नहीं लगेंगे, तो वो जो इनकम होगी ये ट्रांसफर करने के बाद में वो डॉटर के हाथ में टैक्सेबल होगी।
और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद लौटकर हम पूछेंगे बलवंत से कि जब कोई पर्सनल लोन लेता है तो क्या उस पर भी टैक्स छूट मिल सकती है आपको या नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, रहिए हमारे साथ, बचाइए अपना टैक्स। और आज आपका टैक्स बचाने में हमारी मदद कर रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, कई लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि हम अपने शो में भी कई बार बता चुके हैं कैसे आप जब हाउसिंग लोन लेते हैं तो कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लेकिन क्या जब कोई पर्सनल लोन लेता है तो उसमें भी कुछ टैक्स के फायदे मिलते हैं या बिल्कुल नहीं। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जैसे आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसमें दो टाइप के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। एक तो जब आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं तो एटीसी में डिडक्शन मिलता है, और जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो 24B में डिडक्शन मिलता है। जहां तक प्रश्न पर्सनल लोन का है, रीपेमेंट का कहीं पे भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, परंतु जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हैं उसका जो अलाउबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि आपने जो पर्सनल लोन का पैसा लिया है वो कहां पर यूज किया है। अगर आपने जो पर्सनल लोन का पैसा लिया है वो घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए या रिनोवेशन के लिए अगर यूज किया है, और अगर आप वो अपना बैंक स्टेटमेंट से प्रूव कर सकते हैं कि ये पर्सनल लोन का पैसा मैंने ये स्पेसिफाइड पर्पज के लिए यूज किया है, तो वो आप 24B में जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और वो जो पर्सनल लोन आपने अपने बिजनेस के लिए लिया है तो आप जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो 37(1) जो है सेक्शन, उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो यानी जिस पर्पज से आपने पर्सनल लोन लिया है वही बात तय करेगी कि आपको टैक्स छूट मिलेगी या नहीं और कितनी मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। लंदन में रह रहे श्याम आर्य ने हमें ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। अपनी बहन को ये कुछ पैसे उधार देना चाहते हैं और आपकी सलाह चाहते हैं इसमें बलवंत जी। इनकी बहन भारत में रहती है। श्याम जानना चाहते हैं कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं और अगर हाँ तो टैक्स देनदारी क्या होगी। श्याम ये भी समझना चाहते हैं कि क्या इस पैसे को देने की कोई सीमा भी है, किसी लिमिट में ही अपनी बहन को ये उधार दे सकते हैं। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जो श्याम जी अपनी जो नॉन रेसिडेंट है और अपनी बहन को कुछ पैसा उधार देना चाहते हैं तो आरबीआई के रूल के हिसाब से वो पैसा उधार दे सकते हैं। उसके लिए वार्षिक सीमा है, आप एक साल में $2.5 लाख से ज्यादा का आप लोन नहीं दे सकते, और उसके साथ कुछ कंडीशंस भी है जो आपको सेटिस्फाई करनी है। जो लोन का टेन्योर है, जो लोन आप दे रहे हैं वो कम से कम 1 साल के लिए होना चाहिए। लोन है वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, और तीसरी जो कंडीशन है कि जो लोन का जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो या तो आपका फॉरेन से थ्रू बैंकिंग चैनल पैसा आना चाहिए या आपका इंडिया में एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट है उसमें से पैसा जाना चाहिए। जहां तक टैक्स देनदारी का सवाल है, चूंकि ये लोन का ट्रांजैक्शन है, गिफ्ट नहीं है और दो रिलेटिव के बीच में है, तो आपकी कोई टैक्स देनदारी इसके ऊपर इस ट्रांजैक्शन पर नहीं बनती। ये जो लोन है आप $2.5 लाख हर साल दे सकते हैं, ये वन टाइम लिमिट नहीं है। तो अपनी सिस्टर को आप हर साल $2.5 लाख का लोन दे सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, संजय अरोड़ा जी की परेशानी दूर करते हैं। संजय मुंबई में रहते हैं। इनकी मां के पास कई सालों से एक लिस्टेड कंपनी के शेयर थे जिन्होंने संजय जी को 1 अक्टूबर को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब संजय जानना चाहते हैं कि अगर वो इन शेयरों को बेचेंगे तो क्या उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, अगर हाँ तो कितना। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जो संजय जी की जो क्वेरी है, मैं प्रिज्यूम करता हूं कि जो शेयर उनकी मदर ने ट्रांसफर किए हैं वो लिस्टेड शेयर है। तो अगर जो लिस्टेड शेयर आप जब भी बेचते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज पे ही नॉर्मली ब्रोकर के थ्रू बेचते हैं जिसपे आपका एसटीटीटी का पेमेंट होता है, तो अगर शॉर्ट टर्म है तो 15% का टैक्स है, और अगर आपने 12 महीने रखने के बाद अगर बेचे हैं तो वो पूरी टैक्स फ्री है। चूंकि ये शेयर उनकी मदर ने इनको ट्रांसफर किए हैं और मदर ने कई सालों तक रखे हैं, तो कम से कम 12 महीने तो पूरे हो ही जाते हैं। और जो ये 12 महीने का पीरियड जो काउंट करते हैं उसमें उनकी मदर ने जितने पीरियड के लिए वो शेयर रखे हैं वो भी जोड़ा जाता है। तो इफेक्टिवली जो संजय जी जो शेयर बेचेंगे अपने ये जो लिस्टेड शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उनकी कोई भी टैक्स देनदारी नहीं आएगी। राजीव शर्मा का सवाल आया है। इन्होंने 2010 में अपनी मां के साथ पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, लेकिन 2012 में इनकी मां का देहांत हो गया। अब इस साल ये अकाउंट मैच्योर हुआ है जिसके ब्याज पर इन्होंने टैक्स चुका दिया है। राजीव जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें मैच्योरिटी की पूरी रकम पर टैक्स चुकाना होगा।
देखिए प्रियंका, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको या तो विल के तहत या अपने जो पर्सनल लॉ के हिसाब से कोई भी पैसा इनहेरिटेंस में मिलता है तो वो सेक्शन 56(2) के हिसाब से पूरी की पूरी तरह एग्जम्प्ट है और उसमें रिलेटिव होना भी जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई नॉन रिलेटिव से भी कोई पैसा अगर विल के जरिए मिलता है तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। और चूंकि इंडिया में एस्टेट ड्यूटी नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, तो जो ये पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है रेसिपिएंट के हाथ में। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे नौकरी छोड़ने के बाद कब तक जारी रख सकते हैं पीएफ का आप अकाउंट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। सीधा रुख करते अपने दर्शकों के सवालों का। नोएडा से प्रभात राय ने भेजा है हमें ईमेल। इन्होंने 11 साल तक काम करने के बाद अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। इनके पीएफ अकाउंट में करीब 8 लाख रुपए हैं। प्रभात अब नई नौकरी करने की बजाय अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकालना चाहते हैं। अभी जानना चाहते हैं कि क्या ये बिना नया कंट्रीब्यूशन किए पैसे को अकाउंट में रहने दें और इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं इसे कंटिन्यू। बलवंत जी, आपकी सलाह क्या होगी प्रभात को? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि ये पीएफ का विड्रॉल या पीएफ का जो कितने साल तक आप रख सकते हैं, इसके बारे में काफी धमाचौकड़ी हो गई है और बहुत कंफ्यूजन है। पहले यह नियम था कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में 3 साल तक अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और 3 साल के बाद में उस अकाउंट पे आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होना है वो बंद हो जाएगा। परंतु अप्रैल 2016 में जो पीएफ अथॉरिटीज है उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये 3 साल वाला पीरियड अभी लागू नहीं होगा और इंटरेस्ट है वो जब तक पैसा उसमें रहेगा तब तक उसमें क्रेडिट होगा। परंतु ऐसे अकाउंट में आज तक वो इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ है। मतलब ये जो डिसीजन पीएफ अथॉरिटीज ने लिया वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो परंतु प्रभात जी के पास समय है, क्योंकि ये तो अभी उन्होंने नौकरी छोड़ी है तो कम से कम 3 साल का उनके पास समय है। तब तक उनको क्लैरिटी आ जाएगी कि उनका जो पीएफ अकाउंट है उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3 साल बाद तक, 3 साल तक तो उनको ब्याज मिलना ही है। अगर ब्याज नहीं मिल रहा है तो 3 साल बाद वो पैसा निकाल के पीपीएफ में डाल सकते हैं या जो बॉन्ड फंड्स वगैरह है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वेट कीजिए और वॉच कीजिए सिचुएशन को। प्रभात पटना से राहुल रैना की मुश्किल दूर करते हैं। राहुल एक सैनिक हैं और एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये बताया गया है कि डिफेंस के कर्मचारियों को सेक्शन 80 CCD 1B का फायदा नहीं मिलता है। तो राहुल उलझन में है और बलवंत यही क्लैरिटी आपसे चाहते हैं कि ऐसा है क्या कि डिफेंस वालों को एनपीएस का ये फायदा नहीं मिलता है? देखिए प्रियंका, ऐसा है, ये कंफ्यूजन होने का कारण है क्योंकि जो आर्म फोर्सेज है उनके जो पेंशन के और प्रोविडेंट फंड के रूल्स अलग है, तो उनके लिए जो एनपीएस है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। परंतु जहां तक सवाल जो 80 CCD 1B के तहत 50,000 का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है तो वो अपना खुद का एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें 50,000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो खुद कर ले तो जो 80 CCD 1B का डिडक्शन है उनको मिल सकता है। मतलब जो 80 CCD 1B का रेस्ट्रिक्शन किसी के लिए भी नहीं है। इवन जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो भी ये पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जो मैं बताना चाहूंगा कि ये 50,000 का डिडक्शन है वो ओवर एंड एबो वो जो 1.5 लाख का जो डिडक्शन है 80C, 80 CCD, 80 CCC उसके अलावा है। और इसी के साथ बलवंत जी, हमारे पास इतना ही वक्त था। शुक्रिया। हमारे शो में आप जब भी आते हैं हमारे दर्शकों की काफी मदद होती है उस पर। आज के लिए टैक्स गुरु में इतना ही। वैसे टैक्स से जुड़ा आप अपनी समस्या हमारे पास भेज सकते हैं। आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल। टीजी लिखकर आपको स्पेस देना होगा, 51818 पर इसे भेजें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में हमारा पता भी आपकी स्क्रीन पर है, इस पर भी भेज सकते हैं आप अपने सवाल। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।